Good morning students. Welcome to SGI online class 7 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 1 भाषा और व्याकरण में भाषा व भाषा के रूप, लिपि और बोली को समझाऊंगी। सबसे पहले भाषा, जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये मैं आपको समझाऊंगी कि भाषा जो शब्द है संस्कृत भाषा के भाष धातु से लिया गया है। भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो भाषा शब्द है उसका क्या अर्थ हुआ, बोलना। प्राचीन काल में व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता था उसे वह भाषा कहता था। जिस प्रकार मनुष्य में विकास होता चला गया, मतलब आदिकाल में जो व्यक्ति था उसमें जैसे जैसे परिवर्तन होता चला गया, विकास होता चला गया, उसी प्रकार उनके बोलचाल के चिन्हों का जो प्रयोग होता था, अर्थात जब वह अपनी बात को दूसरों को व्यक्त करते थे तो किसी विशेष चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते थे, तो उनके साथ साथ उन चिन्हों में भी विकास होता चला गया। तो अब वह किसमें परिणित हुआ, भाषा के रूप में, अर्थात वर्ण के रूप में, और वही वर्ण वर्णमाला में परिवर्तित हो गई, अर्थात वही चिन्ह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब इसको अर्थात किसे, भाषा को जो हम व्यक्त करते हैं उसे कैसे व्यक्त करते हैं, किन किन रूपों में व्यक्त करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले भाषा। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और उसी प्रकार दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। वह क्या कहलाती है, भाषा। मैं पुनः समझाऊंगी इसे आपको। भाषा अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना या दूसरों की बात को स्वयं समझना। तो भाषा अभिव्यक्ति का वह प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तथा उसी भाषा के माध्यम से दूसरों के मन के भावों और विचारों को वह समझता है, वह भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति मुख के द्वारा अर्थात बोलने के माध्यम से की जाती है। जो मौखिक भाषा है उसका प्रयोग कैसे करते हैं, हम बोल करके प्रयोग करते हैं, अर्थात जब हम अपनी बात को किसी दूसरे को बोल करके समझाते हैं तो वह क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापक द्वारा बोल करके बच्चों को किसी बात को समझाना मौखिक भाषा हुआ। किसी क्षेत्र पे, किसी विशेष स्थान पर या किसी मार्ग में जब आपस में 2 व्यक्ति चले जा रहे होते हैं और आपस में जो वार्तालाप करते हैं, या फिर कहीं पे जैसे रेल के समय बोगी में बैठे हुए व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जो बात करते हैं, वह भी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग। अर्थात एक दूसरे से जो बात करने का तरीका होता है या एक दूसरे जो हम बात कहते हैं, बोल करके समझाते हैं या बोल करके उनकी बात जो बोलते हैं उसको मौखिक रूप से हम आत्मसात करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह कहलाती है जो भाषा हम लिख करके व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा क्या है, ऐसी भाषा जिसको हम लिख करके व्यक्त करें वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र के माध्यम से जब हम एक स्थान पर सपोज करिए कि हम यहाँ पर कानपुर में बैठे हुए हैं और दूसरा व्यक्ति लखनऊ में है, या तो फोन के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति हम करते हैं या फिर हम लिखित अभिव्यक्ति करेंगे, अर्थात हम पत्र के माध्यम से अपनी कुशलता दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो वह क्या कहलाएगा, लिखित भाषा। अर्थात पत्र के माध्यम से
जो हमारा आपस में संपर्क हुआ या जो हमारी बात उन तक पहुंची या उनकी बात हम तक आई, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत। और लिखित भाषा का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, अर्थात सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कामकाजों में सबसे ज्यादा लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। तीसरा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? जहां पर व्यक्ति अपने बात को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे क्रिकेट के मैदान में एम्पायर द्वारा किया गया संकेत, वह सांकेतिक भाषा हुआ, अर्थात वह संकेत के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। रेल यात्रा में आपने देखा होगा कि जो रेल का गार्ड होता है वह हरी झंडी या लाल झंडी को दिखा करके जो चलने और रुकने के संकेत को व्यक्त करता है, अर्थात वह भी अपनी बात की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से कर रहा है? संकेत के माध्यम से। तो वह क्या हुआ? सांकेतिक भाषा। इसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या है? लिपि एक भाषा को लिखने का ढंग या तरीका। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत या हिंदी भाषा अगर लिखते हैं तो किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे किस लिपि में हम लिखते हैं? रोमन लिपि में। इसके बाद है बोली। बोली क्या है? एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाती है। अर्थात जहां पर भी किसी विशेष क्षेत्र में होता है कि किसी क्षेत्र में, पूरे राज्य या राष्ट्र में नहीं, किसी विशेष क्षेत्र में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे बुंदेलखंड अगर है, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली जो भाषा है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ पर एक क्षेत्र में सीमित जैसे लोग हैं, तो उस विशेष क्षेत्र में जो भाषा का वो लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली क्या है? कि व्यक्ति उस विशेष क्षेत्र में उसी भाषा में आपस में एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं और सुनते हैं, अर्थात अपनी जो भावों की अभिव्यक्ति है वह उस विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली ही भाषा में प्रयोग करते हैं। अब इसको हम आपको पुनः दोहराएंगे पूरे को। भाषा। भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को बोल करके व लिख करके व्यक्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अर्थात अपने भावों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अब भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में व्यक्ति मुख से बोल करके अपने भावों को दूसरों को व्यक्त करता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा। लिखित भाषा में व्यक्ति अपने भावों व विचारों को लिख करके व्यक्त करता है, वह लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा, जहाँ पर व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपनी बात को लिख करके व बोल करके व्यक्त करता है। अर्थात सांकेतिक भाषा में ना ही वो लिखेगा और ना ही वह बोलेगा, संकेत के माध्यम से व्यक्त करेगा। जैसे एम्पायर द्वारा, गार्ड द्वारा या फिर सड़क नियमों का पालन करते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा। वह क्या? संकेत के माध्यम से। ना ही वह बोल रहा है, ना ही वह लिख रहा है। किसके माध्यम से व्यक्त कर रहा है? संकेत के माध्यम से। अर्थात उस समय उसकी जो अभिव्यक्ति थी, उसने उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद लिपि। लिपि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लिपि किसी भी भाषा को लिखने के एक ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं, जिसमें उस भाषा को हम सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, वह लिपि कहलाती है। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि हुई देवनागरी लिपि। बोली क्या है?
बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा होती है, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे किसी एक स्थान पर, जैसे आप बुंदेलखंड ले लें या अवधि ले लें, वहां पर व्यक्ति जो भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करता है उसे हम बोली कहते हैं। बोली के माध्यम से वहां के लोग आपस में बातचीत करते हैं, वह अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह क्या होती है? बोली होती है। बच्चों, अब आप भाषा के रूप, लिपि व बोली, ये सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके समझेंगे कि भाषा क्या होती है, इसके कितने रूप होते हैं, लिपि क्या होता है और बोली क्या होती है। इन सभी को पढ़ करके बहुत अच्छे से आप समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Hello student, have a pleasant morning to one you all. Students, I really welcome you all on this video lecture class. I think that you are getting the chapters very well, you are getting your education very well, because these days I am providing you literature section. If we talk about the literature section, so in literature section we have started the first chapter. Children, the first chapter was A Legend Veer Savarkar. Yesterday we completed that chapter, A Legend Veer Savarkar. A Legend Veer Savarkar, that was a story related to great personality Veer Savarkar. After completing that story, we have also done the exercises related to that chapter. Exercises related to that chapter, it means we have done the multiple type of the questions, the true false and fill in the blanks. The multiple type of the questions, true false and fill in the blanks. I hope so student that you have done this exercise on your book. You have to fill this exercise on your book and the question answer, and the question answer, the PDF form, the handwritten PDF form will be provided to you very soon, so that you can learn the question answer of the particular chapter. Student, I hope so that you are getting this lesson very well, and after this one we will proceed to our next chapter. And the name of the next chapter, A Chase of Cheers. A Chase of Cheers. The title of this chapter is Chase means पीछा करना, cheers. Cheers means student, whenever we have in a mood of fun, whenever we are doing some enjoyment, whenever we are getting enjoyment, whenever we are having any party, party कर रहे हैं हम लोग, so it does not matter that we are getting some alcoholic liquid. Anytime, whenever we are taking a glass of water, whenever we are getting cold drinks, whenever we are getting tea or coffee, so we can say cheers. It means it's a sign of pleasure. It's a sign of happiness. So the title of this one, Chase of Cheers. Whenever we are chasing happiness, whenever we are chasing enjoyment, so this title is related to that. So we will see what is hidden in this lesson. इस lesson में क्या छिपा हुआ है, हम लोग whenever we read the chapter, we will come to know this thing. हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे. So let's read the chapter. The chapter is purposely, the story is for Mr. Vikram. This is the story of Mr. Vikram, whose car has been stolen. Whose car has been stolen? जिनकी कार चोरी हो गई थी. He went to Mr. Badrinath, जो एक two characters आते हैं, देखा जाए तो दो character अभी मैंने आपको introduce कराए. I introduced you two character. The first one is Mr. Vikram. The first one is Mr. Vikram, and the second one is Badrinath. The second one is Badrinath, whose car had been stolen.
Whose car had been stolen? Mr. Vikram's car had been stolen and he went to whom? वो किसके पास जाता है? He went to बद्रीनाथ. वो बद्रीनाथ के पास जाता है. He chased a car along with Mr. Balvinder. Fine. He chased a car. वो कार का पीछा करता है along with Mr. बलविंदर के साथ में. In this extract, we shall study how Mr. Vikram got a reward. इस स्टोरी में हम लोग ये देखेंगे कि मिस्टर विक्रम को किस तरीके से रिवॉर्ड किया गया, किस तरीके से उनको इनाम मिला. तो कितने कैरेक्टर आपको समझ में आए? मिस्टर विक्रम इज हियर. मिस्टर विक्रम है. ही वेंट टू मिस्टर बद्रीनाथ. वो बद्रीनाथ के पास जाते हैं. देयर इज अनदर कैरेक्टर. द फर्स्ट वन इज मिस्टर विक्रम, द सेकंड वन इज मिस्टर बद्रीनाथ. And he chased a car along with Mr. Balvinder. Three characters are there: Mr. Vikram, Mr. Badrinath, and Mr. Balvinder. So in this extract, it means in this story we will come to know how Mr. Vikram was awarded, how Mr. Vikram got a prize. What did happen in this story? What is hidden in the story? इस story में क्या छिपा हुआ है? So how will you come to know this thing? Whenever we read the full story from beginning to end, you will come to know this thing very well. So student, let's start the story. We will proceed to the text of the story. Mr. Vikram car had been stolen. Had been stolen. The particular sentence is written in passive voice form. Had been stolen. चुरा ली गई है. And old Mr. Vikram had gone crazy about it. Had gone crazy. Crazy means senseless. Crazy means senseless. We have senses. हमारे अंदर senses होने चाहिए. What's the meaning of the senses? Senses means you have an idea what is right or wrong. You have an idea what is it. आपको चीजों को जानने के लिए वो sense होते हैं. You know, student, 5 senses are there. We have 5 senses. Fine. And by using these senses, we are living in this earth. Eyes, nose. You have seeing senses from your eyes. You have smelling senses from your nose. You have your tasting sense because of your tongue, and listening from ears, and touching. You are touching with your skin. Fine. So these are the senses. But he had gone senseless. He has no sense. He had gone mad. वो पागल हो गया because his car had been stolen. क्योंकि उनकी कार चुरा ली गई थी. About it, Uncle Badrinath. So अभी मैंने आपको ऊपर बद्रीनाथ एक कैरेक्टर बताया. Uncle Badrinath. It means Uncle Badrinath had taken up the case. केस किसके पास आया? Uncle Badrinath के पास आया. And which type of the personality was he? वो किस तरीके के personality है, किस तरीके का व्यक्तित्व वो रखते हैं? At 61, he was full of enthusiasm in his new interest. What was the age of Mr. Badrinath? The age of Mr. Badrinath was 61-year-old. And what was the nature of it? उनका कैसा nature? He was very enthusiastic by his nature. He was very enthusiastic by his nature. He was very energetic by his nature. He was very curious. He was very positive. And he was very energetic person, because it's written over here that he always had a fun in finding out new things. He always had a fun to come to know a new thing. He always tried to do some adventurous task in your life. So this type of the person he is enthusiastic. Enthusiastic मतलब eagerness. उनके अंदर उत्साह था. उनके अंदर क्या था? उत्साह था चीजों को जानने का. Fine. I think you have getting it very well. This must be the work of Billu, he observed as he heard the news from Jenna. He is saying to himself, this must. ये काम जो है, जो कार चुराई गई, किसका काम हो सकता है? बिल्लू का काम हो सकता है. बिल्लू इज अ कैरेक्टर हियर. He observed. उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया, इसकी निगरानी की, इसको देखा, क्योंकि उन्होंने ये न्यूज, इस बात को, इस खबर को जैनात से सुना था. जैनात कौन है? Who is Jainat over here? His servant, उनका नौकर, and now assistant in his new job in the morning. और
असिस्टेंट है, उनका क्या है, असिस्टेंट है, न्यू जॉब करने आया है इन द मॉर्निंग, उसी सुबह। I wish I could get this assignment to teach the blasted fellow a lesson. वो सोचते हैं कि मैं इस असाइनमेंट को या मैं इस जो ये केस है मैं इसको ले लूं और उसको एक लेसन सिखाऊं। लेसन सिखाऊं इट मीन्स टू से जिन्होंने इस कार को चुराया है उनको मैं एक लेसन सिखाऊं। सो he wanted to take this case into his hand, अपने हाथ में उस केस को लेना चाहते थे, बिकॉज he wanted to teach a lesson to that blasted person, उस व्यक्ति को एक लेसन सिखाना चाहते थे। फाइन। Ever since he has come to this town, जब से वो इस टाउन में, टाउन एज अ स्मॉल सिटी आए हैं यहाँ पर, he has been picking up, वो क्या कर रहा है, जब से वो आए हैं उसने देखा है कि वो कार्स को चुरा रहा है, कार्स को ले जा रहा है, जैसे कि कोई लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरीके डज गैस बलून्स एंड लॉलीपॉप, जैसे कोई गैस का बलून्स ले जाता है, लॉलीपॉप्स ले जाता है। इन द सेम वे दैट पर्सन इज पिकिंग अप द कार्स, हार्डली हैड ही फिनिश्ड स्पीकिंग एंड पिकिंग अप हिज कप ऑफ टी, जैसे ही उन्होंने अपना इस स्टेटमेंट को खत्म ही किया था, अपनी इस बात को खत्म ही किया था, एंड पिकिंग अप हिज कप ऑफ टी, चाय पीते ही जा रहे थे, when someone knocked at his door, किसी ने उनके गेट का दरवाजा, किसी व्यक्ति ने उनके गेट का दरवाजा खटखटाया loudly. Someone has knocked at his door loudly, the loud voice. It was none other than Vikram. कोई नहीं था, विक्रम था। And which type of the personality he had? किस तरीके की उसकी personality थी? The stocky, middle-aged sharebroker, sweating profusely मतलब evidently पूरी तरीके से देखा जाए तो विक्रम जो था कैसा था, स्टॉकी वर्ड आई हैव रिटन हियर। स्टॉकी मींस यू कैन से a strong person, middle aged था, he was at the age of 40 or 50, sharebroker, sweating, it means sweating हो रही थी, पसीना बह रहा था पूरी तरीके से। So student, we have read here 2 paragraphs, so we will continue this chapter in our next class. That is enough for you. You have to read this chapter again at your home. If you have any problems you can ask me. Thank you and have a nice day to all you all. Myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी मोबाइल इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सरल करो। सरल करो इसमें आपके पार्ट हैं 6 पार्ट हैं, तो हम एनी 2 पार्ट्स आपको बताए गए हैं। तो एक तो पहला पार्ट बता दें हम, फर्स्ट पार्ट है इसका 2/3 प्लस -3/4, यानी 2 परिमेय संख्याओं का योग करना है। तो योग करने के लिए चूंकि माइनस डोमिनेट होता है यानी प्रभावी होता है, इसलिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर माइनस भी नोट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं 2/3 -3/4। इसको सॉल्व करने के लिए अब दोनों संख्याओं के हरों का एलसीएम लेंगे। तो हर कौन कौन से हैं? 3 और 4। तो 3 और 4 का एलसीएम ऑफ 3 and 4 equals to 12, यानी 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और 3 और 4 का एलसीएम हमने नोट कर लिया। तो 3 से पहले भाग देंगे 12 में, 3 चौको 12, 4 बार गया, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो गया, और ये माइनस लगा देंगे। 4 का भाग 12 में देंगे तो
3 आ गया। 3 का गुणा 3 से कर देंगे तो -9 हो गया इक्वल्स टू, अब ये चूंकि नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है तो दोनों घट जाएंगे, तो -1/12। अब चूंकि बड़ा माइनस वाला बड़ा है इसलिए चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। तो शायद समझ में आ गया होगा। अब इसी का 6 पार्ट में है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट नो 4th पार्ट, चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में है -8/19 और प्लस -4/57। इसको भी सरल करना है। अभी हमने इससे पहले बताया था कि माइनस डोमिनेंट होता है, इसलिए ये प्रभावी होने के कारण प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो इक्वल -8/19 और -4/57। LCM of 19 and 57 equals to 57। किन्हीं दो संख्याओं में जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित हो जाती है तो बड़ी संख्या हो जाती है एलसीएम और छोटी संख्या महत्तम हो जाती है एलसीएम। तो एलसीएम कितना मिल गया 57। 19 से पहले भाग देंगे तो 19 यहाँ 57, 3 का गुणा -8 से करेंगे तो -24, -57 × 57। एक बार गया, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 4 ही रह गया। अब चूंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं इसलिए समान चिन्ह जुड़ते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं, तो -24 -4 इक्वल्स टू -28/57। तो अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के अदर पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के है सिद्ध करें। इसका पहला पार्ट है, इसमें भी 4 पार्ट हैं, तो हम एक पार्ट बताए हैं, सभी एक जैसे हैं। नंबर फर्स्ट है आपका 3/4 प्लस ब्रैकेट -5/6 और प्लस 7/8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 3/4 प्लस -5/6 ब्रैकेट और प्लस 7/8। तो पहले नंबरों को चेक कर लीजिए। 3/4 -5/6 -5/6 7/8 7/8। दोनों तरफ बराबर के दाईं ओर और बाईं ओर सभी संख्याएं सेम लिखी हुई हैं और अंक हैं आपके पास 3 पन्ने संख्याएं हैं, इसलिए ये कौन से नियम को फॉलो कर रहे हैं? पिछली क्लास में बताया था, ये सहचर नियम के अंतर्गत इनको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हो गया 3/4 को हमने ऐसे लिख दिया और प्लस ब्रैकेट एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 24, तो 24 लिख दिया। 6 से 24 का आपको भाग देंगे तो 6 चौको 24 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -20 हो गया और प्लस 8 का 24 7 का 21 हो गया ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू। अब इसमें भी एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम 12, 4 से 12 को भाग करेंगे 4 के 12 3 का 9 और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस चूंकि डोमिनेंट है तो इसलिए माइनस नोट कर देंगे। 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/8। अब इनको सॉल्व कर ले तो 3/4 और ब्रैकेट प्लस में आ जाएगा 1/24
प्लस यहाँ लगेगा प्लस 24 हो गया। और इक्वल्स टू इसमें भी -1/12 -1/12 और प्लस 7/8। तो यहाँ पर हो गया प्लस करेंगे तो 7/4 और प्लस 1/24 इक्वल -1/12 और प्लस 7/8। एलसीएम आप 4 and 24 तो 24 हो गया। 4 से भाग देंगे 6 बार 6 सत्ते 42 हो गया और प्लस 1 हो गया और बराबर इसमें भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 24 24 हो गया। 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 माइनस का 2 हो गया और प्लस 8 का 24 7 का 21 हो गया। तो कहीं तो रहा क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों अब इसमें देखिए 3/4 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे। ब्रैकेट एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। 6 से भाग देंगे 4 आ गया 4 पंचे 20 माइनस का 20 हो गया। 8 का 24 7 का 21 प्लस का हो गया बराबर। इस तरफ भी एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हो गया 12। 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 3 का गुना 3 में कर दिया तो 9 हो गया और माइनस 6 दूनी 12 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो गया और ब्रैकेट बंद हो गया प्लस 7/8। अब आगे 3/4 प्लस ब्रैकेट 1/24 इसको सॉल्व किया घटा लिया तो 1/24 हो गया बराबर। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 1/12 प्लस 7/8 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 3/4 प्लस 1/24 इक्वल्स टू -1/12 प्लस 7/8। अब एलसीएम 4 और 24 का एलसीएम क्या हो गया लघुत्तम 24। तो 4 से भाग देंगे 4 6 24 6 का 18 और प्लस 24 1 24 1 आ गया बराबर। इसमें 12 और 8 का एलसीएम 24 तो 12 दूनी 24 माइनस का 2 हो गया और फिर प्लस ये लगा दिया 8 का 24 7 का 21 हो गया। 18 प्लस 1 जोड़ दिया तो 19/24 हो गया बराबर। 21 में से 2 घटा दिया तो 19/24 और ये 2 हो गया। ओके तो नेक्स्ट नंबर है इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए में पहला पार्ट है इसमें 4 पार्ट है आपके। तो पहले पार्ट में लिखा है -5/11 और प्लस -6/13 बराबर -6/13 प्लस -5/11। तो इससे देखना ये है पहले संख्या हमारे पास -5/11 लेफ्ट साइड में है 5/11 इधर भी है और प्लस फिर -6/13 है और -6/13 से बाद में लिखिए इससे पहले लिखिए। तो दो संख्याएं हैं तो आपको कौन सा नियम बताया था क्रम विनिमय नियम को ये फॉलो करते हैं। विनिमय का मतलब एक्सचेंज बदलना यानी इनके स्थान को किन्हीं दो संख्याओं का योगफल उनके स्थान को बदल देने पर प्राप्त योगफल के समान होता है इसलिए ये क्रम विनिमय को फॉलो करते हैं। तो इसमें जितने भी पार्ट है 4 पार्ट हैं सभी एक जैसे हैं तो इनमें सभी में क्रम विनिमय फॉलो कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है सरल करो। फर्स्ट पार्ट है 0 + 9/11 0 + 9/11। तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ 0 बताई थी कि किसी संख्या में अगर हम 0 का योग जोड़ते हैं 0 को जोड़ते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 में हम कोई संख्या जोड़े या किसी संख्या में 0 जोड़े तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया प्रॉपर्टी ऑफ 0। समझ गए हैं यानी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें केवल लिख देना है = 9/11
11 और लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो के सामान्य नियम। ठीक, तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। A very good morning students। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 7 भूगोल पार्ट 2 पृथ्वी के बारे में बता रही थी। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पृथ्वी की संरचना के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी की संरचना 3 परतों से हुई है, कोर, मेंटल और भूपटल। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कोर के बारे में बताया था। आज मैं आपको पृथ्वी की दूसरी परत यानी मेंटल के बारे में बताने जा रही हूँ। यह है कोर के ऊपर की परत है। यह समुद्र तल के नीचे से 6 मील से 10 किलोमीटर शुरू होती है और महाद्वीपीय भूपटल से लगभग 19 मील यानी 30 किलोमीटर नीचे तक है। तो बच्चों ये कोर के ऊपर की परत होती है। कोर के ऊपर जो परत होती है उसको हम मेंटल कहते हैं। ये मतलब समुद्र तल के नीचे से, हमारे जो समुद्र तल के नीचे से 6 मील से शुरू होती है, 6 मील से शुरू होती है और महाद्वीपीय भूपटल से लगभग 19 मील तक नीचे तक है। तो मेंटल को भी बाहरी मेंटल कोर की तरह, जैसे भीतरी कोर और बाहरी कोर होती है, उसी तरह मेंटल को भी बाहरी मेंटल और भीतरी मेंटल में विभाजित किया जाता है। यह 1800 मील मोटी है और पृथ्वी की कुल मात्रा का लगभग 80% भाग इससे बनता है। तो पृथ्वी की कुल मात्रा का कितना % भाग इससे बनता है? इस परत से 80% भाग बनता है और ये कोर के ऊपर की परत है। अब हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की तीसरी परत यानी भूपटल। मेंटल के ऊपर की परत भूपटल कहलाती है। मेंटल क्या है? मेंटल कोर के ऊपर की परत है और भूपटल क्या है? भूपटल मेंटल के ऊपर की परत है। तो मेंटल के ऊपर की परत भूपटल कहलाती है। इस परत पर हम सब रह रहे हैं, जो हम लोग रह रहे हैं वो इसी परत पर रह रहे हैं। बाहरी परतों के संबंध में यह भूपटल क्या है बच्चों? पतला है। यह नरम तथा सघन मेंटल पर तैरता रहता है। भूपटल किससे बना होता है बच्चों? भूपटल ठोस पदार्थों से बना होता है। यह पदार्थ हर जगह एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ एक तरफ समुद्री मैदान और महाद्वीपीय भूपटल है तो दूसरी जगह कुछ और दिखाई देगा। पहली 4-7 मील मोटी है पहली परत और बेसाल्ट की तरह भारी चट्टानें ये होती हैं। तो बच्चों ये 3 तरह की हमारी परतें होती हैं, कोर, मेंटल और भूपटल। जैसे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सौर मंडल का क्या है बच्चों? तीसरा ग्रह। क्या है? सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। सौर मंडल के बाकी ग्रह जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल, अरुण और बुध है। तो सूर्य क्या है? सौर मंडल का तारा है और 166 सौर मंडल में उपग्रह है। तो बच्चों पृथ्वी जो है सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 365 दिन का समय लगता है। तो पृथ्वी की सतह का 70% भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है। जल से क्या बच्चों? आवृत है। लेकिन इसका शेष भाग क्या है? लोहा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित है। अब हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की संरचना। तो मैंने जैसा बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में कि पृथ्वी की संरचना 3 परतों से हुई है, कोर, मेंटल और भूपटल। तो कोर क्या होती है बच्चों? कोर पृथ्वी का भीतरी अंतरतम भाग है। क्या है? कोर पृथ्वी का भीतरी अंतरतम भाग है। पृथ्वी का ये हिस्सा पृथ्वी की सतह से 1800 मील नीचे है। और कोर क्या होता है बच्चों? एक घनी गेंद होती है। क्या होता है? घनी गेंद होती है जिसमें लौह और निकल जैसे तत्व होते हैं। तो ये जो कोर परत भी है ये भी 2 भागों में बटी होती है, बाहरी कोर और भीतरी कोर। भीतरी कोर क्या होती है? भीतरी कोर पृथ्वी का ठोस केंद्र है और लगभग 780 मील मोटी है। और हमारी बाहरी कोर क्या होती है? बाहरी कोर इतनी गर्म होती है कि धातु हमेशा द्रवित अवस्था में ही रहती है, लेकिन भीतरी कोर का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो द्रवित नहीं होती है, जबकि यहाँ का तापमान
पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण बनती है। तो दूसरी को मैंने आपको बताई कि मेंटल क्या होती है बच्चों, ये कोण के ऊपर की परत होती है और ये समुद्र तल के नीचे से 6 मील से शुरू होती है। और मेंटल को भी बाहरी मेंटल और भीतरी मेंटल दो भागों में बांटा जा सकता है और पृथ्वी की कुल मात्रा का लगभग 80% भाग ये बनाती है। तीसरी परत क्या है बच्चों, भूपटल। तो मेंटल के ऊपर की परत हमारी क्या कहलाती है, भूपटल कहलाती है, जिस पर हम रहते हैं। बच्चों अब मैं बात करने जा रही हूँ चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक, तलछटी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, ये चट्टानें द्रवित चट्टानों से बनी हैं जो ठंडी होकर ठोस हो गई हैं। जब ये चट्टानें पृथ्वी के भीतर दब जाती हैं तो उच्च दबाव व तापमान के कारण क्या हो जाता है बच्चों, पिघलती हैं। और फिर जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तब वह गहराई के में वसा के हजारों कण पिघले हुए पदार्थ से बना लेती हैं तथा खुरदरी सूक्ष्म चट्टानें बन जाती हैं। तो बच्चों क्या होता है, ये चट्टानें द्रवित चट्टानों से बनती हैं कि जो ठंडी होकर ठोस हो गई है। मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर, आपको पता है मैंने बताया था कि तापमान और दाब बहुत अधिक होता है, जिससे क्या होने लगता है कि चट्टानें पिघलने लगती हैं। तो चट्टानें पिघलने लगती है तो उसमें से क्या होता है बच्चों, उसमें से मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकलता है तो मैग्मा क्या होता है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर और अंदर से क्या हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तब कण बहुत छोटे और बीज वाले चट्टान के रूप में मिलती है। तो ये जो आग्नेय चट्टानें, इनका निर्माण क्या होता है बच्चों, मैग्मा से होता है। जब मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब हमारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण क्या है बच्चों, पहला है ओबीसीडीएन यानी ज्वालामुखी ग्लास। तो इनका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के द्वारा होता है। सेकंड है हमारी बेसाल्ट, थर्ड है ग्रेनाइट, फोर्थ है हमारी एंडीसाइट प्रोफासरी। तो ये हमारे क्या है, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की चट्टानों के, कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनी होती हैं। तो बच्चों इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, अन्य चट्टानों के रूप में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो उनसे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। कायांतरित चट्टान तापमान, दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता एवं खनिजों का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती है। तो बच्चों कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तापमान, दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं व खनिजों का रूपांतरण हो जाने के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित का अर्थ होता है बच्चों स्वरूप में परिवर्तन। तो कायांतरित के अर्थ से ही पता चल जाता है कि इन चट्टानों का निर्माण अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन करने से होता है। तो कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप में परिवर्तन। तो रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है बच्चों कायांतरित चट्टानों की? कायांतरित चट्टानों की बहुत निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इन चट्टानों के निर्माण पर ताप व दबाव का विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इनमें पाए जाने वाले जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। तो इन चट्टानों पर ताप व दबाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। किस चीज का प्रभाव पड़ता है, ताप और दबाव का। सेकंड विशेषता हमारी क्या है, सेकंड विशेषता है इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रवे भी पाए जाते हैं। थर्ड इसकी विशेषता क्या है बच्चों, ये अन्य चट्टानों से क्या होती है बच्चों, अधिक कठोर होती है। अन्य चट्टानों से अधिक कठोर होती है।
आंतरिक सतह में ताप और दबाव के कारण क्या हो जाता है बच्चों, चट्टानें पिघलने लगती हैं, उनमें से मैग्मा निकलता है। मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जाकर ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो चट्टान का निर्माण कर देता है। और कांतीय चट्टानें क्या होती है, कांतीय चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनती हैं। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. This is your history class. Yesterday I have taught you, मैंने इससे पहले मैं आपको चैप्टर फर्स्ट नए राजा और राज्य के कई टॉपिक्स के बारे में बता चुकी हूँ, जिससे आपको सबसे पहले नए राजा और राज्य के बारे में जानकारी देने के लिए कि क्लास 6 में मैंने कक्षा 6 में हम सभी प्राचीन काल के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल क्या था। यानी इन प्राचीन काल के समय जो भी लोग थे, यानी आदि मानव रहने मने वो किस तरह से रहते थे, उनकी जीवन यापिका क्या थी, उनका रहन सहन क्या था, उन्होंने अपना कहीं भी मैंने निवास स्थान मैंने उनके एक निवास स्थान स्थिर नहीं थे, वह एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपनी जीवन यापिका चलाते थे। क्लास 7th में हम बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल यानी मध्यकाल क्या था, तो मध्यकाल का जो राज्य था या मध्यकाल का जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत से दक्कन पठार तक यानी दक्षिण तक फैला हुआ था। माने इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल का जो समय था वह उत्तर से पश्चिम की तरफ कई सम्राट या कई राजाओं ने अपना राज्य जो था विस्तार कर लिया था। इससे पहले मैंने आपको राजपूत वंश के बारे में जानकारी दी थी इससे पहले वीडियो में कि राजपूत वंश क्या था। राजपूत वंश का तो राजपूत वंश से तात्पर्य हमारा राजपूत यानी राजा का पुत्र। राजपूतों से हमारा तात्पर्य है कि उस समय समाज जो हमारा था वो 4 भागों में डिवाइडेड था, बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो राजपूत वंश को क्षत्रियों के नाम से या क्षत्रियों के प्रभाव को जाना जाता है, जिससे क्षत्रियों का काम था शासन करना तथा लोगों की रक्षा करना। इस प्रकार से राजपूत वंश की उत्पत्ति या राजपूत वंश के शासक जो थे अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। उस समय राजपूतों की उत्पत्ति का कई लोगों ने ये माना है कि उनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई थी, इसलिए उन्हें शूर वंश का, कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति चंद्र से हुई थी, इसलिए उन्हें चंद्र वंश तथा कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी, इसलिए उन्हें अग्निवंशी भी माना गया। आज हम बात करते हैं चहमान या चौहान वंश। प्रारंभ में चौहान वंश को चहमान के भी नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में आज हम जिसे चौहान वंश कहते हैं उसे प्रारंभ में चहमान के नाम से भी जानते थे। चौहान जो हमारे यहाँ थे उनका प्रभाव यानी उनका जो शासन था वो उस समय हमारे भारत में दिल्ली तथा अजमेर में था। हमारे भारत के मध्य क्षेत्र में चौहानों का पूरी तरह से राजस्थान का कुछ एरिया, दिल्ली और एमपी मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में चौहानों का उस समय शासन था। ऐसा जाना जाता है, ऐसा हम जानते हैं कि चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक माना गया है, जिसका समय जो था वो 1179 से 1192 ईस्वी तक था। उसके शासनकाल में यानी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में उससे पहले इस समय तक क्या था कि मुगलों का भारत में आगमन हो चुका था या मुगल भारत में एंट्री कर चुके थे। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, यानी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के समय भारत पर आक्रमण किया, जिससे
कई भारतीय राजाओं से या कई छोटे छोटे राजाओं की सहायता न लेते हुए पृथ्वीराज चौहान ने पहले कितने 1100 यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा। इस आक्रमणकारी तथा उसने उस समय मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी पराजित होने के बाद दोबारा फिर से वह अरब वापस चला गया। वापस जाने के बाद उसने एक साल परंतु क्या था कि मोहम्मद गोरी ने अगले वर्ष एक वर्ष की पूरी तैयारियों के साथ अगले वर्ष ही 1192 में कुछ तैयारियों के साथ अपनी एक स्ट्रॉन्ग सेना लेने के बाद दोबारा उसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में क्या था कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, क्योंकि जो भी हमारे मध्य भारत के जो भी हमारे छोटे छोटे शासक थे, उन शासकों ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। या हम ये कह सकते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में जब 1191 में ये युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में विजय पाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने जो भी हमारा पंजाब का हिस्सा था या पंजाब के हिस्से में रह रहे आक्रमणकारियों को छूट दे दी या आक्रमणकारियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वे पंजाब के आक्रमणकारी ही 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद यानी चौहान वंश के अंतर्गत कई छोटे छोटे वंश भी आए। इन छोटे छोटे वंश में सबसे पहले हम बात करते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश जो था यानी सोलंकी वंश का जो शासन था, यानी सोलंकी वंश का शासन काठियावाड़ के चारों ओर था। यानी काठियावाड़ के चारों ओर छोटे क्षेत्र में सोलंकी शासन करते थे। ये गुजरात के चालुक्यों के रूप में जाने जाते हैं। माने गुजरात के जो चालुक्य हैं उन्हें सोलंकी वंश के रूप में भी जाना जाता है। इनका मानना है कि इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे इनका जो वंश था वह पूरी तरह से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं परमार वंश। माने चौहान वंश के अंतर्गत परमार वंश या पवार वंश के नाम से भी जाना जाता है। परमार जो थे मालवा के शासक थे, यानी मालवा में उस समय परमारों का शासन था, जो क्या थे चौहान वंश से ही आते थे। ये पहले क्या थे, इससे पहले राष्ट्रकूट वंश जो आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी राष्ट्रकूट तथा प्रतिहारों के सामंत थे। माने इनका अपना कोई शासन नहीं था, बल्कि ये पहले जो हमारे जो वंश यानी राष्ट्रकूट तथा जो हमने आगे प्रतिहार वंश पढ़ा है उनके ये सामंत थे। नेक्स्ट वंश था गहरवाल वंश। गहरवाल वंश ये था कन्नौज के चारों तरफ इनका राज्य था। माने कन्नौज के चारों तरफ ये उस समय फैले हुए थे। परंतु ये हमें पता चलता है कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो जयचंद था। जयचंद इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था या शासक था। और 1192 यानी 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध में इससे मदद मांगी, तो इसने सहायता करने के लिए मना कर दिया था। यानी जयचंद की इस भूल को कि जब पृथ्वीराज चौहान ने 1192 यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में सहायता मांगी, तो इसने सहायता देने से मना कर दिया। आखिर रिजल्ट क्या था, आखिर परिणाम क्या था कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली राजा को पराजित करने के बाद फिर से उसने कन्नौज यानी कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद 1194 ईस्वी में उसने जयचंद को भी पराजित किया तथा कन्नौज के हिस्सा को भी अपनी तरफ हथियार लिया था।
आइए अब हम बात करते हैं कि भारत में तुर्कों का आक्रमण, यानी चौहान वंश के कई छोटे छोटे वंशों के बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ। भारत में तुर्क जो थे वह पूरी तरह से उनका आक्रमण स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सबसे पहले महमूद गजनी जो उस समय अफगानिस्तान के एक छोटे प्रांत गजनी का शासक था, उसने तुर्की शासक, ये क्या था, तुर्की शासक किसका, सुबुक्तगीन के पुत्र, ये तुर्की में शासन करने वाले सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महमूद गजनी ने भारत पर 26 वर्षों में 17 बार आक्रमण किया। इस तुर्की शासक का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वह अपने छोटे से राष्ट्र को एक विशाल तथा समृद्धशाली राज्य बनाना चाहता था। उसने कई लोगों या कई बार ये सुन रखा था कि भारत एक संपन्न राष्ट्र है। उस संपन्न राष्ट्र के बारे में सुनने के बाद इसके मन में ये इच्छा जागृत थी कि वह भारत से धन लूटकर अपने राज्य को भारत की तरह समृद्धशाली बनाएगा। उसका भारत में आगमन या भारत में आने का कारण यहाँ शासन करना नहीं था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से नहीं था। उसका आने का कारण केवल यहाँ से धन लूटकर ले जाना था, क्योंकि वह केवल एक धन लोलुप था या उसे केवल धन की आशा थी। इसलिए उसने भारत में चुनिंदे स्थानों पर चुने गए स्थानों पर चुनकर आक्रमण करता था, और आक्रमण करने के बाद केवल वह यहाँ से धन लूटकर अफगान ले जाता था, और वहां के मंदिरों में, वहां के पुस्तकालयों में तथा वहां के विद्यालयों में तथा कई तरह के वहां अपने देश को विकसित करने के लिए कई डेवलपमेंट करता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने उत्तरी भारत उत्तरी भारत के संपन्न मंदिर, जो भी हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र था, वहां कई ऐसे संपन्न मंदिर थे तथा शहरों को लूटा था। उसने कई संपन्न, जैसे सोमनाथ का मंदिर था, उसे जो भी संपन्न मंदिर या शहर जो भी उसे पता चलते थे वह उन पर हमला करता था, और हमला करने के बाद वहां से धन संपत्ति को लूटकर अफगान ले जाता था। इसका मतलब ये था। तथा एक सबसे पहला कारण जो था वो क्या था, धन का लोलुप होना या धन इकट्ठा करके अफगान ले जाना। दूसरा एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है, या दूसरा एक मुख्य कारण ये भी था कि अरब से जो क्या होता था, घोड़ों का आयात होता था। अरब से जो भी घोड़ों के आयात को रोकना था, अरब से उस समय क्या था, घोड़े आयात किए जाते थे। तो सबसे पहली बात ये थी कि अरब से घोड़ों के आयात को रोकना था। तथा दूसरा कारण ये था कि गजनी ने घोड़ों के व्यापारियों को उत्तेजित करके घोड़ों का बदलना था। उसका मतलब ये था कि घोड़ों को घोड़ों के आयात को रोका जाए, तथा जो भी व्यापारी हैं, जो भी घोड़ों के व्यापारी हैं, उन्हें उत्तेजित करके केवल घोड़ों को बदलना सिखाया जाए। महमूद गजनी का जो कारण था वो केवल अपने छोटे से राज्य को एक समृद्धशाली बनाना था। उसमें बहुत अधिक से अधिक उसने विकास करना था। इसीलिए उसने अपने यहाँ पुस्तकालय, विद्यालय तथा कई ऐसे मस्जिदों का विकास करना, कई ऐसे पाठशालाएं बनवाना। उसकी प्रसन्नता इस अच्छे कामों को देखते हुए हमें पता चलता है कि फिरदौसी द्वारा लिखी गई शाहनामा में उसके जीवन काल के बारे में बताया गया। उसकी मृत्यु के बाद महमूद की मृत्यु के पश्चात
उसका जो साम्राज्य था, माने उसका जो साम्राज्य था धीरे धीरे पतन की ओर जाता गया, या धीरे धीरे उसके साम्राज्य का पतन यानी समाप्त हो गया। और 150 यानी 150 वर्ष बाद, माने 150 ईयर्स माने 150 वर्ष बाद फिर भी तुर्की आक्रमणकारियों ने, माने जो तुर्क के आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर पुनः मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। माने फिर 150 वर्ष बाद यानी महमूद गजनवी के 150 वर्ष बाद फिर से मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने का नेतृत्व किया, जिससे केवल उन आक्रमणकारियों का भी जो पहले आने का जो रीजन था या कारण था, वह केवल धन लोलुप था, माने केवल भारत से धन ले जाना था। अभी तक कुछ छात्रों के दिमाग में महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में कोई भी चीज जो है वो डिफरेंस, तो दोनों जो शासक थे यानी महमूद गजनवी जो था, उसका जो शासनकाल माने उसने जो भारत पर आक्रमण किए वो 1000 से 1027 ईस्वी तक यानी 17 बार आक्रमण किए। लेकिन जो दूसरा मोहम्मद गोरी है, उसके बारे में छात्रों मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज मैं क्लास 7 हिंदी मीडियम के बच्चों को चैप्टर 1 मूर्खा राजकुमारा पाठ का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। इसके पहले बच्चों आप अर्थ पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है आपने इस चैप्टर के शब्दार्थ लिख लिए होंगे नोटबुक में और अर्थ भी लिख लिया होगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज आप बुक में पेंसिल से तो फिल करेंगे ही, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखना है। बुक में तो फिल करना ही है पेंसिल से, ये प्रश्नोत्तर आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। तो आपको नोटबुक में क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है और ये प्रश्नोत्तर लिखने हैं। ओके, तो देखिए जरा एक्सरसाइज नंबर 1। नृपस्य नाम किम आसीत। नृपस्य नाम किम आसीत, राजा का नाम क्या था। ये बच्चों एक्सरसाइज है जिसको हम अनुप्रयोग कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, और एक्सरसाइज इंग्लिश, ठीक है। तो पहला प्रश्न है नृपस्य नाम किम आसीत, राजा का नाम क्या था। आंसर है नृपस्य नाम सुदर्शन आसीत, राजा का नाम सुदर्शन था। आपको हिंदी में नहीं लिखना है, सिर्फ समझा रहे हैं आपको, संस्कृत में लिखना है। तस्य कति पुत्र आसन, उनके कितने पुत्र थे। तो तस्य चत्वारः पुत्राः आसन, उनके 4 पुत्र थे। तस्य पुत्राः कीदृशाः आसन, उनके पुत्र कैसे थे। कीदृशा, कैसे थे। तस्य पुत्राः मूर्खाः अशिक्षिताः च आसन, उनके पुत्र मूर्ख और अशिक्षित थे। अशिक्षित यानी बिना पढ़े। नेक्स्ट है राजा राजसभायाम किम अघोषयत, राजा ने राजसभा में क्या घोषणा की। तो बेटा ये 3 लाइन का आंसर है जिसे मैंने यहाँ पर डैश डैश करके लिख दिया है, आप इसे कंप्लीट करेंगे। राजा सभायाम अघोषयत। इसके बाद आप देखें आपकी बुक में फर्स्ट पैरे की लास्ट लाइन जो है ये पूरा आप लिखेंगे, अस्ति कश्चित विद्वान पंडिता से लेकर के दास्यामी तक, यानी राजा की जो घोषणा है। इसका आंसर बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप लिखेंगे राजा सभायाम अघोषयत, फिर राजा की जो घोषणा थी वो पूरा यहाँ पर लिख लेंगे आप आंसर इसका। नेक्स्ट है राजकुमारः विद्यालाभाय केन सह अगच्छत्,
राजकुमार विद्या लाभ के लिए किसके साथ गए? राजकुमार विद्या लाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ गए। बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंट और है, अगच्छत नहीं होगा, अगच्छन होगा। इसे आप अपनी बुक में भी सही कर लें, क्योंकि बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया भी होगी। तो राजकुमारः विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छन ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर आपके कंप्लीट हो गए। इन्हें आप अपनी नोटबुक पे भी लिख लेंगे। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य गठन कीजिए। यानी ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आसीत, समर्था, अतीव, पुत्राः, विचारे। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो आसीत का पहला वाक्य बन रहा है, एकः नृपः आसीत्, एक राजा था। समर्था, रामः काव्य पाठे समर्था अस्ति, ये काव्य है बेटा, आधा वाह है। ठीक है, राम काव्य पाठ में समर्थ है। अतीव, अतीव मीन्स होता है बहुत। सा गायने अतीव निपुणः अस्ति, वह गायन में बहुत निपुण है या कुशल है। वह गायन में बहुत ही कुशल है, ये वाक्य इसका बना। फिर है पुत्राः, बहुवचन में है ये पुत्राः शब्द। नृपस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, राजा के 4 पुत्र थे। विचारे का मतलब होता है विचार करके या सोच समझ कर। तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया, सुविचारे यानी अच्छी तरह सोच समझ कर। कार्यम कुर्यात्, कार्य करना चाहिए, अच्छी तरह सोच समझकर कार्य करना चाहिए। तो पहले आप कोई भी वाक्य जो है उसको हिंदी में समझ लें, हिंदी में पहले वाक्य बना लें और फिर उसका संस्कृत में ट्रांसलेशन कर दें, तो वाक्य गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो मैंने ये छोटे छोटे वाक्य बनाए और छोटे ही वाक्य बनाए, इस बात का ध्यान रखें। जो ये दिया है ना, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य गठन, वाक्य गठन यानी वाक्य बनाना, वाक्य निर्माण करना। तो इस तरह से आपको इनका हिंदी रूपांतर नहीं लिखना है, संस्कृत में ही वाक्य बनाने। इस तरह से वाक्य बनाए जिसमें से ये शब्द बीच में आ जाए, और चाहे तो आप अपने शब्दों में भी वाक्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो यहाँ पर वाक्य गठन किया है वैसा ही आपको करना है। अगर आप वाक्य बना सकते हैं तो अपने शब्दों में भी वाक्य बनाएं। आगे है नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, शब्दों में विभक्ति व वचन लिखिए। देखिए ये शब्द दिए गए, प्रजापालने, गुणहीना, सरलतया, तेषाम, निपुणान, दिवसे और नृपस्य। तो इन शब्दों में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है ये आपको बताना है। तो प्रजापालने शब्द जो है इसमें ये सप्तमी एक वचन है। गुणहीना प्रथमा बहुवचन, सरलतया तृतीया एक वचन। सरलता शब्द के रूप लता की तरह चलेंगे तो ये तृतीया एक वचन है। तेषाम तत्पुल्लिंग है, तद के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, तो ये तत्पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन में शब्द बनता है तेषाम। दिवसे सप्तमी एक वचन। नृपस्य लास्ट है वर्ड, नृपस्य षष्ठी एक वचन। तो इस तरह से जो ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। सह स्नेहेन प्रजाः पालयत्, यहाँ स्नेहेन शब्द आएगा। सह राजसभायाम आगत्य अघोषयत्, आगत्य शब्द आएगा इस स्थान पर। राजकुमाराः प्राज्ञाः शास्त्रेषु, रिक्त स्थान में यहाँ लिखिए शास्त्रेषु। च परम निपुणाः अभवन्। विष्णु शर्मा अति आनंदिताः अभवत्। आनंदिता शब्द होगा यहाँ पर।
लास्ट में अहम प्रभुतम धनम पुरस्कार शब्द आएगा, पुरस्कार रूपेण दास्यामि। ठीक है, तो पहला शब्द रिक्त स्थान का स्नेहेन, आगत्य, शास्त्रेषु आनंदिता और पुरस्कार। इस तरह से इन शब्दों के माध्यम से आप रिक्त स्थान पूरा करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अशुद्धि संशोधन कीजिए, यानी जो वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्यों में कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धि है, गलत है, तो मैंने उन वाक्यों को यहाँ करेक्ट करके लिखा है। जो आपकी बुक में वाक्य दिया हुआ है वो रॉन्ग है, यानी वो गलत है, मैंने यहाँ पर शुद्ध वाक्य लिखे हैं। तो राजा स्नेहेन प्रजाः अपालयत्, ये शुद्ध वाक्य है। दूसरा है नृपः पंडिताय पुरस्कारम अयच्छत्, नृपः पंडिताय पुरस्कारम अयच्छत्। देखिए सेंटेंस था यहाँ पर नृपः पंडिताय पंडितम, पंडितम गलत था, यहाँ पंडिताय होना चाहिए, और यहाँ पर अपालयताम लिखा था तो अपालयत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सह मित्रम उपहारम आनेष्यति, तो मित्रम शब्द गलत है, यहाँ पर मित्राय होगा। इस तरह से वाक्य बनेगा सह मित्राय उपहारम आनेष्यति। नेक्स्ट है सह मया सह आगच्छन्तु, दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन यहाँ होगा आगच्छतु, सह मया से आगच्छतु। ते किम पठन्ति, तो तय लिखा हुआ है, तय करता गलत है, ते किम पठन्ति होगा। तो आप इन शुद्ध वाक्यों को अपनी बुक में लिखेंगे। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज नंबर 6, पर्यायवाची शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। तो बच्चों ये शब्द लिखे हुए हैं और मैंने इसी के सामने ही पर्यायवाची शब्दों से जो मैचिंग वर्ड्स हैं वो मैंने सामने लिख दी हैं, आप भी सामने ही लिखेंगे। ठीक है, मेल खाता जो भी शब्द है उसको सामने सामने आप अपनी बुक में लिखेंगे। जैसे नृपः का पर्यायवाची राजा, प्रभुतम विपुलम, अशिक्षिताः विद्याहीना, कुशलाः निपुणाः, राजकुमाराः राजपुत्राः। ठीक है, तो इस तरह से मेल करने का मतलब है आप लाइनिंग नहीं करेंगे, आप उस वर्ड के सामने ही मेल खाता शब्द लिखेंगे। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज नंबर 7 में निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला सेंटेंस है राजा का क्या नाम था, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा नृपस्य किम नाम आसीत्। दूसरा आपका वाक्य है राजा ने स्नेह से प्रजा का पालन किया, तो नृपः स्नेहेन प्रजायाः पालनम अकरोत्। थर्ड है सेंटेंस राजा के पुत्र कैसे थे, इसका संस्कृत अनुवाद होगा नृपस्य पुत्राः कीदृशाः आसन्। इसके बाद है नेक्स्ट राजकुमार किसमें कुशल हो गए, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा राजकुमाराः कस्यां निपुणाः अभवन्। लास्ट सेंटेंस है कहा विद्याहीने, किसने विद्याहीन राजकुमारों को शिक्षा दी, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा कहा विद्याहीनेभ्यः राजकुमारेभ्यः शिक्षां अददात्। तो बच्चों इस तरह से इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी चैप्टर 1 आज पूरा कंप्लीट हो गया है। आप बुक में इसकी एक्सरसाइज पेंसिल से फिल करेंगे, नोटबुक का जितना काम है वो नोटबुक में करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, आपकी जो हैंडराइटिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ ग्रुप ऑफ शिवाजी इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों पोषण चैप्टर में अब आगे पढ़ना है आपको जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन तंत्र। पिछली क्लास में आपने मनुष्य
या मानव के पाचन तंत्र का वर्णन कर लिया था। अब इसमें जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। तो जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से होते हैं? मोस्टली चौपाई, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि, ये जुगाली करने वाले हैं। ये अपने भोजन को पहले जल्दी जल्दी अपने पेट में ले जाते हैं, यानी आमाशय में ले जाते हैं, और फिर जब बैठते हैं या बैठकर या खड़े होकर के, तब फिर उस भोजन को फिर से बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद मुंह में लाते हैं और चबाते हैं। उसको अच्छे से चबा करके जब महीन पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और उनमें सलाइवा लार को मिला लेते हैं, तब ये फिर से उसको अंदर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन होता है। तो जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय, जो स्टमक यानी एब्डोमेन के पार्ट में जो आमाशय है, उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ मनुष्य में आमाशय में केवल एक ही कोष्ठ होता है, लेकिन उसमें यानी जानवरों में 4 कोष्ठ होते हैं। नंबर 1 पहला कोष्ठ है रूमेन। रूमेन को कहते हैं प्रथम आमाशय। प्रथम आमाशय का क्या रोल है? तो प्रथम आमाशय में जब जानवर पहले से जल्दी जल्दी जब उसको भोजन दिया जाता है, तो उस चारे को, चाहे हरा चारा हो या ड्राई सूखा एक्स्ट्रा भूसा हो, इसको वो जल्दी से अपने पेट के अंदर जल्दी जल्दी इकट्ठा करता रहता है, और फिर इकट्ठा करने के बाद पानी पिएगा, और पानी पीने के बाद फिर जब उसको आप चारे से या भोजन से अलग करते हैं, तब ये उस भोजन को जो अंदर ले गया था रूमेन में, यानी पहले आमाशय में जो ले गया था, उसको फिर से थोड़ा थोड़ा पार्ट के रूप में बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद अपने मुंह में लाता है वापस, और फिर उसको अच्छे से चबाता है। चबाने में उस भोजन को महीन कणों में तोड़ता है, और लार को या सलाइवा को उसमें अच्छे से मिला लेता है। फिर इसके बाद जब वो भोजन द्वितीय आमाशय में जाता है, द्वितीय आमाशय में उस भोजन में पाचन की क्रिया, यानी जो एंजाइम या विकल्प उसमें मिलते हैं आमाशय में, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, ये सभी उसमें मिल जाते हैं और भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देते हैं। फिर इसके बाद वो मेसम में आता है, तृतीय आमाशय में। तृतीय आमाशय में भी भोजन का माध्यम एक अम्लीय ही रहता है। फिर चतुर्थ में जब एवोमेसम में जाता है, चतुर्थ आमाशय में, तो चतुर्थ आमाशय में ही लीवर की छोटी छोटी पतली सी वेन्स उसमें जुड़ी होती हैं, जिससे यकृत से या पित्ताशय से पित्त रस निकल करके उस भोजन में मिल जाता है, जिससे उस भोजन का माध्यम पहले तो अम्लीय था, और जब वो मिल जाता है, चूंकि वो बेस क्षार होता है, तो उस माध्यम को उदासीन कर देता है, जिससे पेट में गैस नहीं बनती है। अगर भोजन का माध्यम केवल अम्लीय बना रहे, तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। अगर गैस बन रही है, तो इसका मतलब है कि लीवर से या यकृत से जरूरत भर का एंजाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें एसिडिटी बढ़ जाएगी और उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और डाइजेशन का सिस्टम लगभग ठीक हो जाता है। तो चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो गया। बस इसका वो रह गया है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य को भी आप देख लीजिएगा। अभ्यास कार्य में है, पहला नंबर है सही विकल्प पर उचित का चिन्ह लगाइए, यानी सही का चिन्ह लगाना है। तो विकल्पों में देखिए, पहला का नंबर है हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। हरे पेड़ पौधों में चूंकि पर्णहरित पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। स्वपोषी पोषण, नंबर 2 पूर्णभोजी पोषण, नंबर 3 परपोषी पोषण और नंबर 4 समभोजी पोषण। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, स्वपोषी पोषण। पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक। ख नंबर में है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है।
तो 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 क्लोरोफिल और नंबर 4 प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने पहले से ही जान लिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में जब पौधा भोजन बनाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है ऑक्सीजन, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन तो श्वसन के लिए आवश्यक होती है। ग नंबर, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? 4 ऑप्शन। नंबर 1 अमरबेल, नंबर 2 मेढक, नंबर 3 गुलाब और नंबर 4 मछली। तो अमरबेल आपने पढ़ा है परजीवी अमरबेल है, चूंकि इसमें पर्णहरिण नहीं पाया जाता है इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। अब नंबर 2 रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में पहला का पार्ट है पौधों में पोषण के प्रकार को खाली स्थान पोषण कहते हैं। तो स्वपोषण, चूंकि इनमें पर्णहरिण पाया जाता है और ये भोजन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए स्वपोषण कहते हैं। खा नंबर, खाली स्थान पोषण में खाद्य का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण शामिल होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे पूर्ण भोजी, यानी पूर्ण भोजी पोषण में खाद्य का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण सम्मिलित होता है। का पार्ट है जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। तो जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। नंबर घ, खाली स्थान अपना भोजन अपने पोषक से प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। तो खाली स्थान में भरेंगे परजीवी, यानी परजीवी अपना भोजन, यानी जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, परजीवी अपना भोजन अपने स्वाद पोषक से प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। अंगा नंबर मृतोपजीवी, ये खाली स्थान में था। खाली स्थान अपना भोजन मृत व सड़े गले जीवधारियों से प्राप्त करते हैं, इनको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मृतोपजीवी भरेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान में है पहला है अमीबा। तो अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, बी पार्ट में कूटपाद लिखा हुआ है तो अमीबा के ठीक सामने कूटपाद लिखेंगे। नंबर घ, पैरामीशियम। पैरामीशियम में पक्षम पाए जाते हैं। पक्षम का मतलब सील, कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर की ओर पाए जाते हैं। नंबर ग है हाइड्रा। हाइड्रा में स्पर्शक होते हैं। हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं तो हाइड्रा के सामने स्पर्शक लिखेंगे। नंबर घ, मेढक। मेढक की जीभ चूंकि अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है और 2 भागों में होती है, इसलिए मेढक जीभ से अपना भोजन प्राप्त पकड़ करके अंदर ले जाता है, तो मेढक में आ गया जीभ। अंगा, तितली। तितली ने आहार नली, तितली में भी आहार नली पाई जाती है। पाई मेढक में भी जाती है लेकिन मेढक को जीव से ही रिलेटेड रखेंगे। फिर 4 नंबर है मिसल्टो प्लांट यानी ब्रांड। तो 4 में है ये पूर्ण परजीवी होते हैं। मिसल्टो प्लांट जो भी होते हैं वो पूर्ण परजीवी होते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपका पोषण पूरा खत्म हो गया। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों क्लास 6H में आज मैं सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 ब्रीफ जनरेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगी, यानी कि कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास एवं पीढ़ियां हम लोग पढ़ेंगे।
जिसमें आज अभी हम लोग सिर्फ कंप्यूटर की जनरेशन्स के मतलब जनरेशन्स नहीं मतलब किस तरह से उनका डेवलप हुआ था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि इतिहास कंप्यूटर का संक्षेप में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का पहली बात तो यूज़ कहाँ कहाँ है आपके में ये है इसमें क्वेश्चन कि कंप्यूटर फील्ड का या कंप्यूटर जो है आपका इसका यूज़ कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड में है। तो कंप्यूटर का अब तो पूरी तरह से हमारे जीवन में कंप्यूटर के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर जो है वो प्रवेश कर गया है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में हमारा जीवन की किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर में जो है वो आवश्यकता है, तो हर क्षेत्र में ही आवश्यकता है। जैसे एजुकेशन भी, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही योगदान है। आजकल जो अब हम लोग ये ऑनलाइन क्लास जो पढ़ रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही तो है ना। तो वैसे ही आपका ऑफिस में, रेलवे रिजर्वेशन में, रिसर्च में, साइंटिफिक पर्पस से, ठीक है, इंटरटेनमेंट्स में यानी कि आप जो इंटरनेट के थ्रू गेम्स और ये सब सारी चीज़ें, तो इस तरह से कंप्यूटर का जो फील्ड है या जो कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं या यूज़ है वो बहुत वाइड है यानी कि बहुत विस्तार से है, ठीक है। इन सबसे पहले की बात आती है कि जो कंप्यूटर शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द जो है वो आपका कंप्यूट शब्द से लिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, शब्द से लिया गया है। और कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है गणना करना यानी कि कैलकुलेशन करना, ठीक है। कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है गणना करना और ये कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर का आविष्कार या जो कैलकुलेशन जैसी जो चीज़ें हैं इनका आविष्कार जो है वो 16वीं शताब्दी से हुआ था। कंप्यूटर का आविष्कार कब से हुआ था? 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। सबसे पहले जो आपकी जो गणना के लिए जो मशीन बनाई गई थी या जो कैलकुलेटिंग जो डिवाइस बनाई गई थी वो कौन सी थी? सबसे पहले आपकी जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो आपकी थी अबेकस। सबसे पहले कौन सी थी? जिसको हम लोग बोलते हैं अबेकस। अबेकस आपकी एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसको चीन ने डेवलप किया था। किसने आविष्कार किया था? कहाँ पे हुआ था इसका? चीन में आविष्कार हुआ था। इसका एक सिंपल सा ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, बेसिक। फिर उसके बाद बहुत तरीके के, जैसे बच्चों के आप लोगों ने एक स्लेट देखी होगी जिसमें कि आपका यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बोर्ड होता था और यहाँ पे ये ऐसे रॉड लगी होती थी और जिसमें जो है वो मोती के दाने ऐसी या बीड्स पड़ी होती थी। ये कुछ कंसेप्ट जो है वो अबेकस का कुछ इसी तरह का ही है, ठीक है। अबेकस में क्या होता है आपका, ये एक लकड़ी का फ्रेम हो या लोहे का फ्रेम हो, एक आयताकार फ्रेम बनाया जाता है और उसमें इस तरह से आपकी जो है वो वर्टिकल जो है लाइन जो है वो आपकी रॉड पड़ी होती है, ठीक है। और ये पूरा जो फ्रेम होता है आयताकार एक फ्रेम होता है। सबसे पहली क्या चीज है आपकी, इसमें एक आयताकार फ्रेम होता है, ठीक है। वो लोहे का हो, लकड़ी का हो, एल्युमिनियम का, एज विश। उसके बाद अब इसमें क्या है, इसमें 10 रॉडें पड़ी रहती हैं, ठीक है। आयताकार फ्रेम होता है पहली चीज। दूसरा क्या होता है, ये जो फ्रेम होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। 2 भागों में आपका ये जो फ्रेम है वो 2 भागों में डिवाइड है। वो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो फ्रेम है हमारा ये 2 भागों में डिवाइड है। दोनों भागों में क्या होता है आपकी ये 10 जो लाइनें जो है रॉड पड़ी रहती हैं। इसमें जो रॉड है वो कितनी पड़ी रहती हैं? 10 इसमें रॉड पड़ी रहती हैं। दोनों भागों में 10-10 रॉड होती हैं और दोनों ही भागों में 10-10 जो है वो हर एक रॉड में 10-10 मोती के दाने पड़े रहते हैं, ठीक है। हर एक में 10 रॉड होती हैं और 10 रॉड में ही आपके 10-10 मोती के दाने जो है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बीड्स जो है वो पड़े रहते हैं। अब आपका जो ये 2 भाग जो डिवाइड होते हैं तो एक भाग बड़ा होता है और एक भाग जो है वो छोटा होता है। उसको डिवाइड इस तरह से किया जाता है कि एक भाग जो है ज्यादा उसका स्पेस होगा और एक जो है वो छोटा भाग होगा। तो जो बड़ा भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थ, ठीक है। और जो छोटा भाग होता है उसको कहते हैं हेवन। क्या कहते हैं? बड़े भाग को अर्थ और छोटे भाग को हेवन कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है वो अबेकस का इतना ही स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है कि अबेकस एक जो है वो कैलकुलेटिंग मशीन है। इसका आविष्कार चीन में किया गया था। ये एक आयताकार फ्रेम होता है। ये आयताकार फ्रेम जो है वो 2 भागों में बटा होता है।
जो उसका बड़ा भाग होता है वो अर्थ कहलाता है और जो छोटा भाग होता है वो हेवन कहलाता है। और प्रत्येक भाग में जो होता है वो 10-10 रॉड पड़ी रहती है और उन 10 रॉड में 10-10 मोती के दाने पड़े रहते हैं जो कि आपका गणना करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम लोग जो है इसी के आगे जो है आगे जो और मशीन्स डेवलप हुई थी उनका संक्षिप्त में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों आपके सामने जो स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ रहा है बोर्ड में, ये आपका जनरेशंस का सॉरी ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है इसको हम लोगों ने संक्षेप में बताने की कोशिश करी है। ठीक है, हम सबको ये पता ही है कि 26वीं शताब्दी से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, जो कि मैंने अभी बताया आपको, और कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया। तो बाकी जो आपकी जो सीरियल में जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसके अलावा भी बहुत सारी बीच में डेवलप हुई थी, पर जो बहुत फेमस हुई मैं अभी आपको सिर्फ उन्हीं के बारे में ही बता रही हूँ। 1916 to 1617 में जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग मशीन या गणना मशीन का जो है वो आविष्कार किया, जिसको कि नेपियर बोन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा गया? नेपियर बोन कहा गया। उसके बाद आपका फिर 1665 ईस्वी में ब्लेस पास्कल ने, जो कि फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, और इन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था जिसका नाम है पास्कलिन। ठीक है, ब्लेस पास्कल के नाम पर ही इसका नाम जो है वो पास्कलिन पड़ा था। ये सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस थी। ठीक है, कैलकुलेटिंग जो है वो सबसे पहली मैकेनिकल डिवाइस थी। फिर उसके बाद 1821 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ने एक डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया था। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा कि चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव के तीसरे स्थान तक जो है वो इस कंप्यूटर में डिफरेंस मशीन जो थी इसमें इन्होंने दशमलव के तीसरे स्थान तक के अंकों को का प्रयोग किया था इन्होंने। और 1821वीं शताब्दी में इन्होंने इस मशीन को डेवलप किया था। उसके बाद फिर आता है 1876 ईस्वी। इसमें सबसे पहला फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया गया था। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर जो है वो 1876 ईस्वी में डेवलप किया गया था। उसके बाद फिर एक जेड प्रथम नाम का कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया गया था। उसके बाद फिर एक जेड प्रथम नाम का कंप्यूटर डेवलप किया गया था, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित था। जो आपका है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज कर रहे थे ये कंप्यूटर। उसके बाद 1948 में मार्क 1 1948 में आपका 1948 में मार्क 1 नाम का कंप्यूटर था, जो कि आपका जो आज जो कंप्यूटर चल रहे हैं बिल्कुल उन्हीं की वर्किंग पे था। इसने क्या किया था? सबसे पहले 23 अंकों को जोड़ने का काम किया था। इस कंप्यूटर में सबसे पहली बार 23 अंकों को जोड़ा गया था और ये 23 अंकों को जोड़ने में करीब 5 मिनट का समय लगा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को या मतलब जो कंप्यूटर का जो भी इतिहास था उसको हम लोगों ने संक्षेप में पढ़ा। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन नाम का एक कंप्यूटर था उसका आविष्कार किया था। ये जो साइंटिस्ट थे ये स्पेन के थे। ब्लेस पास्कल ने पास्कलिन जो कि पहली मैकेनिकल मशीन कैलकुलेटिंग मशीन थी, ये आपके फ्रांस के वैज्ञानिक थे और यह गणितज्ञ थे। चार्ल्स बैबेज जिन्हें कि हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जिन्होंने डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया गया था और ये मशीन जो है वो दशमलव के तीसरे स्थान तक जो है वो आपका अंकों को लिया गया था। उसके बाद फिर फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर जो है बनाया गया। फिर एक जेड प्रथम नाम का कंप्यूटर जो था जिसने कि सबसे पहली बार बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया था। उसके बाद मार्क 1 जो है वो 1948 में बनाया गया, जो कि जिसमें सबसे पहली बार 23 अंकों को जोड़ने के लिए इस नंबर कंप्यूटर का यूज किया गया था और वो 23 अंकों को जोड़ने में पूरा जो है वो 5 मिनट का समय ले रहा था। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।